हार के कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। ठीक है, आप सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव के अंदर रही, क्योंकि जो बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को एक बार फिर से अपना चेहरा बनाकर, अपना स्टार प्रचारक बनाकर कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में फिर से उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, कल जो है मतगणना का दिन था। लोकसभा चुनावों के कल परिणाम जनता के सामने आए हैं, जिसमें एनडीए को 291 और इंडिया गठबंधन को 234 सीट जो है मिली हैं। तो हरियाणा के अंदर लोकसभा की जो 10 सीटें थी, दोनों ही पार्टियों को बराबर बराबर 5 ही कांग्रेस पार्टी को और 5 ही भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो हम विश्लेषण करते हैं कि जहां चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी 10 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही थी, आखिर चुनावों के प्रचार के दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का ग्राफ निरंतर जो है डाउन होता गया और उसे 5 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। अगर हम विश्लेषण करें तो पीछे 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जो है जीत कर गई थी। तो अब ऐसा क्या हुआ कि जो परिणाम जो है भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो है मौजूद हैं वीरेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं वीपी न्यूज़ हरियाणा के। हम आपस में बैठकर इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे कि भाजपा को जो है हरियाणा के अंदर जो है 50-50 पर संतोष करना पड़ा। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो वीरेंद्र जी, कल चुनाव परिणाम के रिजल्ट आए हैं। आप इन हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस और बीजेपी को बराबर बराबर 5-5 सीटें आई हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? नज़रिया ये है सर, पीछे 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा को आई थी। अब की बार भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, 50-50 में काम हो लिया इनका। कारण यह रहा कि किसान आंदोलन, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर, गेस्ट टीचर, जो भी जितने भी कर्मचारी थे लगभग धरने पे थे। किसान बड़ा दुखी था, आज था भाजपा से। मजदूर वर्ग भी दुखी था, युवा वर्ग भी दुखी था, क्योंकि नौकरियां नहीं मिली। हर फैक्ट्री कहीं आरक्षण वाला भी मुद्दा था बड़ा भारी। इन मुद्दों को लेकर सारा जो जनता थी अब की बार भाजपा के पक्ष में नहीं थी। और जो मजदूर वर्ग का वोट था, कमेरे वर्ग का वोट था, एससी बीसी का वोट था, वो अब की बार भाजपा को नहीं मिला। और साइलेंट वोट था, जो भाजपा को उम्मीद थी भी साइलेंट वोट भाजपा को मिलने वाले हैं, ऐसा सभी वर्कर भी लगा रहे थे अंदाज़ा उनके, और जनता को भी ऐसा लग रहा था। लेकिन जनता ने मात देने का भाजपा को काम किया। वो शैलजा को वोट सारी की सारी चली गई, साइलेंट वोट। इस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार जो परिणाम थे देखिए, उसमें रोहतक की सीट भी, हालांकि पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे जो वरिष्ठ नेताओं को उनको मैदान में उतार दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जीत की ओर अग्रसर नहीं हो पाई। और इस बार जो है रोहतक सीट भी कांग्रेस ने बड़े भारी मार्जिन से जीते हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा 3,41,000 वोटों से विजयी हुए हैं। वहीं सिरसा से कुमारी शैलजा 2,68,497 वोटों से विजयी हुई है। तो ये वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा है, 2 लाख से ऊपर दीपेंद्र हुड्डा, 3 लाख से ऊपर कुमारी शैलजा, करीब करीब 3.25 लाख से। उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर 40,809 वोटों से जीत रहे हैं। वरुण मुलाना 47,060 वोटों से विजयी हुए हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल 30,086 वोटों से विजयी हुए हैं। और मनोहर लाल की भी बहुत बड़ी जीत हुई है, जैसे 2,19,156 वोटों से वो विजयी हुए हैं। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह 73,675 वोटों से विजयी रहे। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर 1,69,729 वोटों से विजयी रहे। तो इस बार ये देखा है कि जीत का मार्जिन, जहां बीजेपी के जो कैंडिडेट जीते हैं, एक मनोहर लाल और कृष्णपाल गुर्जर को छोड़ दें, तो बाकी जो भी कैंडिडेट बीजेपी के 3 जीते, उनका जीत का मार्जिन भी बहुत कम रहा है। नवीन जिंदल का जीत का मार्जिन सिर्फ 30,000 का है, और इसका भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर का 40,000 का मार्जिन है। और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ 73,675 वोटों से जीते हैं। तो इसको क्या मानते हैं आप? इसका मतलब ये है, वहाँ कुरुक्षेत्र सुशील गुप्ता जी भी बड़े फाइट में थे, लग रहे थे। पहले नज़र जनता की कुरुक्षेत्र सीट पे बहुत भारी नज़र थी, और सभी ऐसे लग रहा था भी सुशील गुप्ता जीतने वाला है। लेकिन एंड में जाकर
ये मामला ही कुछ और हो गया। कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला भी दावा कर रहे थे भी मैं भी जीतूंगा, लेकिन वो 78,000 वोट में सिमट लिए, उससे ज़्यादा उनको वोट नहीं आई। नवीन जिंदल कुछ वहीं कमी लग रही है, कहीं न कहीं पैसे के बलबूते भी ये सीट कुरुक्षेत्र की हारने का कारण भी रहा है। अलग दूसरे पार्टी और भाजपा की तरफ वोट बढ़े हैं तो वो पैसे की कहीं न कहीं मार पड़ी है, क्योंकि नवीन जिंदल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था पैसे के मामले में और सुशील गुप्ता उससे डाउन था, मुझे तो ये लग रहा है। ललित जी, आप मुझे ये बताइए भी भाजपा 5 सीटों पे कैसे हारी? क्योंकि आपने भी लंबा राजनीतिक अनुभव भी देखा है, पत्रकारिता भी लंबे समय से आप कर रहे हो, तो हार का क्या कारण रहा बीजेपी का? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि बीजेपी के हार के कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। ठीक है, आपने बताया कि किसान आंदोलन का मुद्दा हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा था, जैसे पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब और हरियाणा आपस में दोनों भाई भाई माने जाते हैं, तो पंजाब से जिस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई उसका हरियाणा पर भी प्रभाव पड़ा और उसी वजह से जो हमारा जाट वोटर है और अदर जो किसानी बेल्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनके मन में भाजपा पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं नफरत पैदा हो गई। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर थे, सरकारी कर्मचारी और भी हड़तालों पे चले गए। बहुत मतलब सरकारी कर्मचारी, आज कोई कर्मचारी हड़ताल कर रहा है, कल कोई कर्मचारी हड़ताल कर रहा है, तो ऐसे बहुत से मुद्दे रहे जिसमें जो है प्रदेश सरकार नाकामयाब रही अपनी नीतियों को लेकर। जैसे फैमिली आईडी का मुद्दा था, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा था, जिसकी वजह से लोगों को जो है चक्कर काटने पड़े, लोग बड़े परेशान दिखे। लेकिन ये जो मुद्दे थे ये स्टेट सरकार के थे, लेकिन चुनाव जो इस टाइम चल रहा था वो केंद्र की सरकार का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा था। तो मेरा ये मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो है हरियाणा के अंदर संगठन को संभालने में और संगठन से फीडबैक लेने में कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व से चूक रही है, नाकामी रही है। इसलिए हरियाणा के अंदर जो है बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव के अंदर रही, क्योंकि जो बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को एक बार फिर से अपना चेहरा बनाकर, अपना स्टार प्रचारक बनाकर कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में फिर से उतार दिया। हालांकि पहले तो चुनाव से 1 से 1.5 महीना पहले बीजेपी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट रूप से मालूम था कि मुख्यमंत्री जो पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, और बार बार के सर्वों में भी यह बात उभर के आई थी कि मनोहर लाल खट्टर एक अच्छे प्रशासक के रूप में हरियाणा को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इसके विश्लेषण के बाद जो है जब प्रधानमंत्री गुरुग्राम में आए तो उसके आने के बाद ही जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया गया। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जब बदल ही दिया गया था, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, प्रदेश की कमान नायब सिंह सैनी को दे दी गई, तो फिर मनोहर लाल खट्टर सुपर सीएम के रूप में क्यों काम करते रहे? क्योंकि मतदाताओं को मनोहर लाल खट्टर का ना तो चेहरा पसंद है, ना ही उनकी नीतियां पसंद है। तो क्यों बीजेपी हाई कमान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर ही अपना भरोसा जताया और उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने की कमान दी गई। जहां भी मनोहर लाल खट्टर गए वहां से भाजपा जो है हारती चली गई। इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं मनोहर लाल खट्टर को ही मानता हूं, उनकी नीतियों को और उनके चेहरे को, जो जिसने बीजेपी को 5 सीटों पर हराने का काम किया। दूसरा, जो लोकसभा के जो चुनाव हुआ उसमें टिकटों को लेकर भी बड़ी मनमानी की गई। अगर टिकटें एक तरफ देखे तो बीजेपी कहती है कि वो ग्राउंड वर्क पर अपने बहुत उसके पास सर्वे होते हैं, सर्वे के आधार पर टिकट देती है, सर्वे के आधार पर जो है टिकट वितरण का काम होता है और फिर बीजेपी में कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान मिलता है। एक चाय वाले उदाहरण मानते हैं कि एक चाय वाले को बीजेपी ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। राजस्थान के अंदर भजन लाल को उधर MP में मोहन लाल को, जो साधारण से कार्यकर्ता थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो हरियाणा के अंदर फिर बीजेपी क्यों ऐसे काम नहीं कर पाई? क्यों अपनी ऐसी नीतियां, क्यों संगठन, क्या हरियाणा में बीजेपी के संगठन के पास 10 लोकसभा सीटों पर ऐसे प्रत्याशी नहीं थे जो उसे दूसरे पार्टियों से प्रत्याशी लेकर, उधार के प्रत्याशी लेकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारना पड़ा? इसका भी सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। अब देखिए, मैं बात करूंगा जो सिरसा से प्रत्याशी अशोक तंवर को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा, वो पार्टी में 5 से 7 चुनाव
से 5-7 दिन पहले भाजपा में आए और उसके बाद भाजपा ज्वाइन करने के बाद ही उनको टिकट दे दिया गया। जब एक अब तंवर की बात करें तो तंवर पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बाद उन्होंने अपना मोर्चा बनाया, अपना मोर्चा के बाद वो टीएमसी में भी एक बार गए थे और उसके बाद वो आप पार्टी में गए, आप पार्टी के बाद फिर उन्होंने अब बीजेपी में जो वो चले गए। तो एक जो नेता तंवर की जो छवि है एक नेता के रूप में वो दल बदलू की रही, मतलब 4 से 5 पार्टियां उन्होंने बदली और उसके बाद वो फिर बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने आते ही उनको टिकट थमा दिया। देखिए सबसे बड़ी बात कि हालांकि यहाँ बीजेपी का कोई इतना विरोध नहीं था और बीजेपी यहाँ अगर किसी अशोक तंवर की बजाय अपने किसी सामान्य कार्यकर्ता पर या किसी पुराने सिपाही पर, पार्टी के सिपाही पर भरोसा करती तो चुनाव परिणाम के जो नतीजे होते वो कुछ और होते। अब दूसरी बात करूं मैं हिसार सीट की, हिसार सीट से भी बीजेपी ने जो रानिया से निर्दलीय विधायक थे चौधरी रंजीत सिंह, उनको पार्टी में ज्वाइन कराया और उनको हिसार सीट से हिसार लोकसभा से चुनाव मैदान में उतार दिया। तो हालांकि रंजीत सिंह एक बड़ा चेहरा है प्रदेश की राजनीति में, लेकिन कहीं ना कहीं देखो रंजीत सिंह जहां रानिया हलके के विधायक थे, कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे थे सरकार में, एकाएक पार्टी ने उनको जाके हिसार में चुनाव लड़वा दिया। वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो एकाएक बाहर से किसी प्रत्याशी को, वहाँ के जो स्थानीय नेता थे वो बाहर से किसी आए प्रत्याशी को जो है कैसे एक्सेप्ट करते। वो जो चुनाव, जो समय चुनाव का मेहनत में जाना था वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मनाने में चला गया। टिकट न मिलने से कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए, बिश्नोई की नाराजगी का काफ़ी टाइम उसके बाद बिश्नोई को मनाने के लिए जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी गए, मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें मनाया। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा समय है, जो समय जनता के बीच में चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहिए था, वो समय नेताओं को आपस में मनाने में चला गया। और वहाँ जो हिसार के अंदर भी बीजेपी हारी तो अपने संगठन की कमी के कारण हारी। अगर प्रत्याशी अगर हिसार का लोकल होता तो इसके चुनाव परिणाम अलग से होते। ठीक है, कारण गिनाए भाजपा के हार के, वो कारण ठीक है आपके, लेकिन इसमें से एक कारण यह भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है कहीं न कहीं, पूरे हरियाणा में भी लग रहा है। क्योंकि पीछे जब चुनाव हुआ था 2014 का, 19 का, उसमें ऐसा नहीं था, कार्यकर्ताओं में जोश था, जुनून था, डट के मुकाबला दूसरी पार्टी का कर रहे थे कार्यकर्ता। लेकिन कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए पिछले 10 सालों से। मनोहर लाल से कार्यकर्ता निराश थे, बार बार योजनाएं बनानी, योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाना और अफसरशाही हावी हो गई और कार्यकर्ता दर दर की ठोकर खाता रहता था, लेकिन काम नहीं हुए। कभी उस वाले नेता के पास जाए, कभी उससे फ़ोन करवाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, चाहे कार्यकर्ता कुछ भी कहे। अफसरशाही हावी थी और बेरोजगार जो युवाओं को रोजगार नहीं मिला इस सरकार के अंदर। बहुत ही कम जो भर्तियां की, HKR ने की, कहीं कुछ किया, किसी को हटा दिया, कहीं कोर्ट में भर्ती लटक की, दोबारा भर्तियां होने लगी, वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई। इस वजह से जो युवा था वो उसका अंदर का क्लेश भी, युवा वाला भी इनको लेके बैठ गया और युवा विधानसभा चुनाव में इनको ये हार का मुंह दोबारा देखना पड़ सकता है अगर ये समय रहते अपना भर्तियां नहीं करती है तो भाजपा सरकार। ठीक बात है वीरेंद्र जी, आपने ये जो बात कही ना कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात जो आपने दोहराई है जी, ये बीजेपी में बिल्कुल रहा। क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पावर को सेंट्रलाइजेशन करके रखा हुआ था। जो अफसरशाही थी वो सिर्फ उन्हीं से फीडबैक लेती थी और उन्हीं को फीडबैक, उनसे निर्देश लेती थी और उन्हीं को ही फीडबैक देती थी और भाजपा कार्यकर्ता की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं थी। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की सुनवाई ना होने का मुद्दा हरियाणा में बहुत बार गूंजा था। जब भी यही बात आती थी, जब भी कोई चुनाव का टाइम आता था तो कार्यकर्ता अपना दुखड़ा रोते थे कि आप अगर हमें पावर ही नहीं देते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा, इसीलिए कार्यकर्ताओं में इस बार वैसा जोश नहीं देखा गया। ये आपकी बात को मैं बिल्कुल सच मानता हूं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं अगर हम विश्लेषण लेकर आए तो विश्लेषण यही निकलता है कि ताऊ मनोहर लाल खट्टर ने ही हरियाणा में बीजेपी की लुटिया डुबोने का काम किया है। मनोहर लाल खट्टर की नीतियों की वजह से, मनोहर लाल खट्टर के निर्णय मनमानी की वजह से, लोकसभा टिकटों के गलत वितरण की वजह से और अनिल विज
को मुख्यमंत्री से दरकिनार करना, उनको साइड लाइन लगाना, ये जो फैक्टर रहे, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की हार के प्रमुख फैक्टर जो है हरियाणा के अंदर रहे। और इन्हीं फैक्टर के कारण जो है कांग्रेस बूम कर गई और जो है आंकड़ा 50-50 का रहा। 5 सीटें कांग्रेस जीत गई और 5 ही सीटें जो है भाजपा के खाते में आई। और 5 में से जो 3 सीटें हैं वो बहुत ही कम मार्जिन से बीजेपी ने जीती है। तो अब बीजेपी को आत्म विश्लेषण करने की ज़रूरत है। मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से बैक किया जाए, उन्हें, क्योंकि अब वो सांसद बन चुके हैं, उनका हरियाणा में से जो है पत्ता कट चुका है। हरियाणा में से अब उनका, मैं ये तो नहीं कहूँगा, उनका हरियाणा की राजनीति में से अब उनका जो ज़्यादा दखलंदाजी है वो ना हो, उन्हें सेंटर की राजनीति में ही जो है दखलंदाजी करनी चाहिए। हरियाणा में किसी अच्छे लीडर को, अनिल विज जैसे लीडरों को आगे लाया जाए, उनके हाथ में कमान सौंपी जाए, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव पर इनका असर पड़ना तय है। और कांग्रेस पार्टी इसका लाभ उठाकर विधानसभा चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन करेगी और हो भी सकता है कि पूर्ण बहुमत से सरकार भी बन। आप क्या मानते हैं? आप भी यही मानते हैं कि इसका विधानसभा चुनाव में 101% इसका लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें आई है कांग्रेस को, इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर समय रहते भाजपा ने इन मुद्दों पे गौर नहीं की तो कांग्रेस पार्टी 101% पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है विधानसभा में। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें हमारी वीडियो को, और आगे शेयर भी करें। आपसे हम ऐसे ही सहयोग की उम्मीद करेंगे। धन्यवाद।